नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए सब ओर से अपना ध्यान भीतर की ओर लाएंगे। एक बार प्रणव ध्वनि ओम। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। जब बात हो रही है संबंधों की, संबंधों में होने वाली चूक की और संबंधों में किए जाने वाले सुधार की, तो एक विशेष संबंध है मालिक और सेवक का, प्रबंधक और कर्मचारी का। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर मानव संबंध किस प्रकार काम करते हैं। हम चाहे व्यवसायी हों या पेशेवर या गृहिणी, हमें अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों और सहकर्मियों का भी प्रबंधन करना होता है। चाहे छोटा, मध्यम या विशाल कारोबार या घर चलाते हों, पर सभी मामलों में प्रबंधन करने के सिद्धांत, धारणाएं, स्वभाव और कौशलता एक जैसी होती है। लोगों के प्रभावी प्रबंधन के लिए उनके मिलने जुलने की तो जरूरत है ही, और उनके बारे में सोचिए जो दूसरों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और दूसरों में जो प्रतिभा छिपी हुई है उसे उजागर कर पाते हैं। वे दूसरों का स्वाभाविक रूप देख लेते हैं, उनकी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन कर लेते हैं, उनसे भली भांति विचार विमर्श कर लेते हैं। कुछ लोगों में मेल जोल बढ़ाने के जमजात गुण होते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, ये कला भी है, इसे सीखा भी जा सकता है। और जो आज प्रबंधक कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने धैर्य, दृढ़ता और हास्य के साथ साथ मिलने जुलने की कला को भी सीखा है। इसमें सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक प्रवृत्ति उनकी बनी हुई थी। एक बार अगर उनके इस आधारभूत सत्य को जान लें तो अधिक लाभ, प्रसन्नता और शांति हासिल कर लेंगे और लंबे समय तक कर्मचारियों का बेहद अच्छा, बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें लंबे समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को शामिल करने के किसी भी काम के प्रभाव छोटे समय, कल कम समय के लिए होते हैं। यदि कर्मचारी हैं तो ईमानदारी और भरोसे के साथ अपने प्रबंधक का, अपने मालिक का विश्वास जीतना। यदि मालिक है तो कर्मचारी के गुणों को समझना है, हानियों को समझना है, उन्हें गले से लगाकर चलना है। एक प्रेरणादायी कहावत है जिसका सार ये है कि 1 वर्ष की खुशी चाहते तो मक्का उगाइए, 3 वर्ष की खुशी चाहते हैं तो पेड़ उगाइए, और यदि आप 10 वर्ष तक की खुशी चाहते हैं और उससे ज्यादा लंबे समय की, जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो मनुष्य उगाइए, यानी मनुष्य तैयार कीजिए। मनुष्य उगाना, मनुष्य की खेती करना, जी हाँ, मनुष्यों के साथ घुलने मिलने और उनका कुशल प्रबंधन करने के लिए मनुष्यों का माली बनना होगा। तो तैयार हैं आप माली बनने के लिए? जो सफल प्रबंधक होता है ना, वो ये जानता है कि वो कभी श्रेष्ठ संगठन नहीं बना पाएगा, लेकिन आत्म सुधार में जुटा रहता है। यदि वो सौभाग्य से श्रेष्ठ संगठन बना ले तो उसे ये भी याद रखना होगा कि सर्वोत्तम को भी पाया जा सकता है। गणेश जी के चित्र को हम सब ने देखा, देखा है ना? तो जरा उनके चित्र से एक प्रेरणा लेते हैं। गणेश जी का बड़ा सा सर होता है, उसमें हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि वो सर बड़ी और लाभप्रद बातें सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। उनके बड़े बड़े कान,
उनके बड़े बड़े कान हमें नए विचार और सुझावों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी आंखें, छोटी आंख हाथ में लिए कार्य अच्छे ढंग से, बारीकी से शीघ्र पूरा करने का स्मरण करवाती है। और उनकी एक लंबी नाक, जो कि हमें अपने आसपास की जानकारी रखने और अधिक सीखने के बारे में बताती है। और उनका छोटा मुंह, इससे हमें कम बोलने और अधिक सुनने का ध्यान रहता है। डेविड ओक्लिवी ने कहा कि अगर हम अपने से नीचे योग्यता वाले कर्मचारियों को काम पे रखेंगे तो हमारी कंपनी बोनों की बन जाएगी, और अगर हम ऊंची योग्यता वाले कर्मचारियों को रखते हैं तो हमारी कंपनी ऊंचे लोगों की कंपनी बन जाएगी। और एक अन्य सत्य ये भी है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को तो काम पर बिल्कुल मत रखिए जो केवल पैसों के लिए कार्य करता हो। ऐसे व्यक्ति चुनिए जिनकी आंखों में चमक हो, जो काम से प्रेम करें, जो काम की पूजा और सम्मान करते हो। निसंदेह धन से हम जितने मर्जी चाहें कर्मचारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सफल प्रबंधन केवल श्रेष्ठ और समर्पित कर्मचारियों से ही किया जा सकता है। और ऐसे कर्मचारी प्राप्त करने के लिए धन से ज्यादा कुछ और है, कोई और बात, कोई और चीज जिसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कर्मचारियों को धन से हासिल करने के बाद ऐसे श्रेष्ठ कर्मचारियों में तब्दील करने का प्रयास कीजिए जो संगठन के प्रति समर्पित हो। खराब परिस्थितियों के बावजूद सफल लोगों ने समस्याओं को पार कैसे कर लिया, जबकि हजारों लोग समस्याओं के सामने बौखला जाते हैं। उन्होंने बस इतना किया कि राह में जो पत्थर आए उन्हें सीढ़ी बना लिया, पत्थर नहीं समझा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में हर परिस्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन हर परिस्थिति के प्रति नजरिया तो हम निर्धारित कर ही सकते हैं। एक उद्यमी, एक प्रबंधक, एक मालिक अपने संगठन का नेता होता है। वो 600 कर्मचारी के विशाल संगठन का भी और 6 कर्मचारियों के छोटे संगठन का भी नेता हो सकता है। इसलिए अपने हाथ में एक पताका लेकर उद्यमी को हमेशा हमेशा एक विशिष्ट नेता की तरह रहना चाहिए, ताकि कर्मचारी उसका अनुसरण कर सके। एक साधारण सी कहावत में जान का खजाना छुपा है। बॉस यानी नेता, नेता की रफ्तार संगठन की रफ्तार होती है। यदि इंजन यानी उद्यमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, तो क्या डिब्बे यानी कर्मचारी भी उसी रफ्तार से नहीं दौड़ेंगे? जी हाँ, अवश्य दौड़ेंगे। दूसरी ओर यदि इंजन धीमा पड़ जाए या पटरी से उतर जाए, तब क्या होगा डिब्बों का? समझ सकते हैं ना? डिब्बे भी अपने आप धीमे पड़ जाएंगे या पटरी से उतर जाएंगे। संगठन एक व्यक्ति की लंबी परछाई होता है, और वो व्यक्ति है आप, यानी वो उद्यमी। अगर उद्यमी के मूल्य और विश्वास श्रेष्ठ हैं, तो उनकी प्रतिछाया संगठन में दिखाई देगी, और अगर ये साधारण किस्म के हैं तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। इस बात को यूं समझिए कि उद्यमी का चरित्र, कीर्ति और प्रतिष्ठा फैलने में 6 महीने लगते हैं और खत्म होने में 3 महीने। तो अपने कर्मचारी के लिए 1 मील अधिक चलने पर ये मत मान लीजिए कि आपको तुरंत फल मिल जाएगा। उसे आश्वस्त होने में 1 वर्ष भी लग सकता है। इसलिए कर्मचारियों के प्रबंधन करने में धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। मालिक को अपने नेतृत्व भूमिका के पहलुओं को समझना होगा और तब कार्यवाही करनी होगी। अल्प अवधि लाभ पर निगाह रखने वाला और हानि विवरण दर्शाने वाला उद्यमी ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे कर्मचारियों की बातें सुननी होगी। अगर वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की ठान रहा है, तो ऐसा करके वो अवश्य कामयाब होता है। तो नेतृत्व में सक्षम बनाने के लिए या सक्षम होने के लिए उसे ढेर सारा साहस जुटाना होगा।
साहस क्या है? साहस है इच्छा शक्ति। इसका अर्थ यह है कि सभी परिस्थितियों में धैर्य और चेतना कायम रखनी है। कभी कभी उसे विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्यवान बनकर इन पर पार पाया जा सकता है। धैर्यवान बने रहने का क्या मतलब है? एक उद्यमी के लिए धैर्यवान बने रहने का मतलब है कि कम बिक्री के दौरान कोई चिंता या भय व्यक्त ना करना। जब लड़कपन परिपक्वता में ढल जाता है ना, तो बुरा समय भी अपने आप बीत जाता है। एक कामयाब व्यक्ति और दूसरे व्यक्तियों के बीच ताकत और ज्ञान का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और परिपक्वता का अंतर होता है। साहस तो ठीक है, पर सुरक्षा क्या है? ये एक अच्छा प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर कुछ यूं है कि सुरक्षा एक कल्पना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुरक्षा का कोई और छोर नहीं, मन की शांति ही सुरक्षा है। तो इसकी हमें कितनी जरूरत रहती है? आसपास नजर दौड़ाइए तो आप पाएंगे कि चौकीदार के पास आपसे ज्यादा सुरक्षा है। धकेलिए नहीं, खींचिए खुद को। नेतृत्व सिखाया करते थे डोरी के माध्यम से जनरल आइजनहोवर। वो डोरी को मेज पर रखते और कहते, इसे खींचिए, ये वहीं जाएगी जहां आप इसे ले जाएंगे। इसे धकेलिए तो ये कहीं नहीं जाएगी। यही बात कर्मचारियों के नेतृत्व पर लागू होती है। तो धकेलिए मत, खींचिए। खींचिए खुद को इंजन बनाकर। जो उद्यमी, जो व्यवसायी, प्रबंधक कर्मचारी बनाना चाहते हैं, उन्हें कर्मचारियों में सीढ़ी दर सीढ़ी आत्मसम्मान पैदा करना होगा। उन्हें पक्का विश्वास दिलाना होगा कि कर्मचारी काम नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण काम के लिए होते हैं। अपने और कर्मचारियों के बीच एक विधि से संबंध कायम किया जा सकता है जो सरलता से ना टूटे, जिसमें मैत्री, समानता और भाईचारा शामिल हो। ये संबंध एक दिन में या एक तरफा कायम नहीं किया जा सकता, बल्कि सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे निर्मित की जाने वाली स्वभाव निर्माण प्रकृति, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्या है ये विधि? सही कार्य करते समय कर्मचारियों से मिलना। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। जब भी आप किसी कर्मचारी को बढ़िया काम करते हुए देखें, उससे मिले। उसे केवल सरसरी तौर पर मत लीजिए, बल्कि खुलकर उसकी प्रशंसा कीजिए। किसी उचित अवसर पर इस घटना का लाभ उठाइए और उसे लिख डालिए। याद रखिए, कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब कभी आप इस तरह का काम करते हैं, तो ये उसे पदक के जैसा लगेगा। इस बारे में सोचिए, इसे स्वभाव बना लीजिए, इससे लाभ होगा। एक कहानी को सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति पूजा कर रहा था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे देखा। पड़ोसी उसके पास आया और उसने कहा कि मुझे आपके पड़ोसी होने पर गर्व महसूस होता है। उस भले व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों? तो पड़ोसी ने कहा, मैं रोज देखता हूँ आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं, संध्या करते हैं, वेद पाठ करते हैं। प्रशंसा सुनने के फेर में वो व्यक्ति देर देर तक वेद पाठ करने लगा, हवन करने लगा, संध्या पाठ करने लगा। अब वो छोड़ता नहीं था एक दिन भी। दिन बीतते गए और किसी ने पूछा कि आप इतने धर्मपरायण कैसे बन गए? तब उसने सोचा और उत्तर दिया कि एक बार मेरे पड़ोसी ने मेरी प्रशंसा की थी। क्या ये सहज बुद्धि, ये तर्क, ये आत्म सुझाव श्रेष्ठ उदाहरण बन सकता है? इस संसार में किसी न किसी रूप में सबके बॉस होते हैं। यदि आपकी मनोवृत्ति सही है और आप में सुरक्षा, शिक्षा, चुनौती, पैसा देने की इच्छा है, तो विश्वास कीजिए आप अपने संगठन के आकार की परवाह किए बगैर ऐसा कर सकते हैं। गुंटूर के एस्कॉर्ट टेलर हुए श्री आर सुब्रमण्यम चारी। उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया था। उन्होंने सरल विचारपूर्ण कार्यों से कुछ ही वर्षों में डीलरशिप खड़ी कर ली। जो कर्मचारी 5 वर्ष तक उनके साथ काम करते,
वो उन्हें एक प्लॉट देते। हर कर्मचारी की चिकित्सा के लिए हर माह एक डॉक्टर को 300 रुपये देते थे। जब उनका व्यवसाय बढ़िया चलता तो वो दवाइयों के पैसे भी देना शुरू कर देते। 1987 में उन्होंने कुल 35 ट्रैक्टर बेचे, कुल 35। और इस तरह की शुरुआत करने के लिए संगठन का बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। कर्मचारियों के लिए संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। इस बात में हमेशा पैसा या समय नहीं बल्कि सोच और तरीके का महत्व होता है। हम में से ऐसे बहुत से मालिक देखे होंगे जो अपने कर्मचारियों को दीपावली या नव वर्ष के उपहार ऐसे बांटते हैं जैसे कोई अमीर व्यक्ति मंदिर में बैठे लोगों को खैरात बांट रहा हो। जो भी दे भावना के साथ दीजिए। देते समय वाणी 20%, आंखें 10%, दिमाग 30% और दिल 40% होता है। कर्मचारी बनाने का काम एक रात में नहीं होता। इसके लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ये नल खोलने या नल बंद करने जैसा काम नहीं है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं दफ्तर में अनुशासन चाहता हूँ और उसके बाद आराम फरमाने लग जाए। इस संबंध में एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत है, यदि आप 10 मिनट जल्दी में हैं तो आपको पहले ही 5 मिनट देर हो चुकी है। दूसरे शब्दों में अगर इसे समझें तो हमेशा निश्चित समय से 15 मिनट पहले पहुंचे। ये एक अच्छी आदत है। इससे ब्लड प्रेशर और चिंता दोनों कम रहते हैं और परिणाम स्वरूप आपका रवैया सावधानी भरा हो जाता है। कामयाबी का राज ये है, इसमें अत्यंत प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करने की योग्यता हो, इतना सम्मानजनक व्यवहार हो कि कभी कोई साथ ही न छोड़कर जा सके। एक उद्यमी नेता को खुद को एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि दफ्तर सुबह 9 बजे खुले और हम पहुंचे 11 बजे और हम सोचें कि कर्मचारी पहुंचे 9 बजे, तो ये तब तक तो नहीं होने वाला जब तक कि वो आपको परिश्रम करते हुए नहीं देखेंगे, मन से काम करता हुआ ना देखें। 1 वर्ष तक सुबह 8:30 बजे उद्यमी पहुंचे और फिर फर्क देखें। आप कर्मचारियों की आंखों में आंखें डालकर देख सकेंगे। आपके अंदर भी आत्मविश्वास नहीं बल्कि औचित्य भी आ जाएगा। आप केवल अच्छा लाभ नहीं कमाएंगे बल्कि काम से भी आनंद मिलेगा। स्वतंत्रता, सफलता और प्रसन्नता, ये 3 चीजें हैं जो आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक आप कर्मचारियों को इन्हें देने के लिए तैयार नहीं है। स्वतंत्रता, सफलता, प्रसन्नता। यदि आप संगठन के लाभ के लिए कर्मचारी का प्रबंधन करना सीख जाएं तो आपको महंगा कर्मचारी भी महंगा प्रतीत नहीं होगा। कम वेतन पर रखा गया कर्मचारी निरंतर गलतियों के कारण अत्यंत महंगा साबित हो जाता है। कर्मचारियों को कामयाब बनाइए, उन्हें अच्छा वेतन पाने का हकदार बनाइए। यदि वे सफल होंगे तो आपका व्यवसाय भी तो सफल होगा ना। साधारण सी बात है। तो कर्मचारियों को सफलता का स्वाद चखने दीजिए। उनके एक बार के स्वाद चखने और आपकी समझदारी और अपनत्व की बातचीत से एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। आप कर्मचारी की एक के बाद एक सफलता हासिल करने की कोशिश को रोक नहीं पाएंगे। तो कर्मचारी के लिए सफलता क्या है? जब वो अनुमान से ज्यादा सफलता हासिल करे, चुपचाप विवेकपूर्ण ढंग से उसकी सहायता कीजिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक उसे प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहिए। उसके साथ बैठिए, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सहारा दीजिए। और इस बीच अगर स्थिति अपेक्षा अनुसार अनुकूल ना चले तो असफलता का सामना करने के लिए उसे तैयार कीजिए। हमेशा उसके और आपके लिए अगला अवसर बना रहता है। एक दिन वो जरूर सफलता का मुंह देखेगा और दोबारा फिर वही बात होगी। उसकी सफलता आपकी सफलता है। उद्यमी सफलताओं को कर्मचारियों के साथ बांटता है और विफलताओं को अपने सिर ले लेता है। उसके कंधे मजबूत और चौड़े होते हैं। गलतियों को शान से स्वीकार करता है और असफलता को टालने के लिए सुझाव मांगता है। ऐसे में वो कर्मचारियों से असली सम्मान
भी ले रहा होता है। दरअसल कर्मचारियों को काम के लिए तर्क की जरूरत होती है, तो जो काम आप उनसे करवाना चाहते हैं उसके लिए तर्क देने की आदत डालिए, क्योंकि जब तक वे व्यवसाय सफल बनाने में अपनी भूमिका नहीं समझेंगे तब तक वे काम में पूरी तरह से रमेंगे नहीं, और इसके बाद कर्मचारी अधिक परिश्रम और चुस्ती से करना शुरू कर देंगे। ये सब होली की तरह है, यदि आप होली पर सुगंधित जल डालेंगे तो वो भी वैसे ही करेंगे, और यदि आप उन पर गंदा पानी डालेंगे तो वो भी वही करेंगे। तो जब आप उन्हें तर्क देंगे, सफलता की योजना बनाने और उपलब्धियों में शामिल करेंगे, तो वो बदले में नए प्रयासों और बेहतर विचारों से आपके लिए भावी सफलता का पुरस्कार प्रदान करेंगे। एक कहावत है, चेयरमैन की पेंसिल में भी रबड़ लगी होती है। इसका मतलब यह है कि एक चेयरमैन भी गलतियां कर सकता है, तो कर्मचारियों की गलतियों पर शालीनतापूर्वक क्षमा कीजिए। मनुष्य कर्मचारी और कर्मचारी एक मनुष्य है। मनुष्य में आलस्य, लोभ, क्रोध, झूठ, स्वार्थ, लालच ये जन्मजात दोष होते हैं। कर्मचारियों से काम करवाते समय उनके ऐसे दोषों की जानकारी एक उद्यमी के पास होनी चाहिए। वे सौंपे गए कार्य में जरूरत से ज्यादा समय लगा सकते हैं। जब कभी कर्मचारी धोखा देता है तो उसके सामने प्रलोभन पैदा करके उद्यमी भी उसके जितना दोषी हो जाता है। कर्मचारी के झांसे में मत आइए। किसी की बेईमानी की लंबी समय तक अनदेखी करके आप ईमानदार कर्मचारियों को उकसा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और धोखा देकर कर्मचारियों को भागने मत दीजिए, ये दूसरे कर्मचारियों में रोष उत्पन्न करता है। अगर कर्मचारियों को सेब के समान समझे तो हैरानी मत समझिए। दाग वाला सेब क्या करते हैं हम? या तो उसे फेंक देते हैं या उसे चाकू से उस दाग की जगह को काटकर बाकी का सेब खा लेते हैं। 96% बार दाग गहरा नहीं होता और दागहीन सेब बहुत महंगा होता है। इस प्रकार बहुत सारे कर्मचारी, सहकर्मी और सहयोगी सेब की तरह ही तो होते हैं। आपको अपने दिमागी चाकू से उनके दोष तराशने होंगे और उनके गुण लाभ के लिए प्रयोग करने होंगे। हम अपने कर्मचारियों के अगर दोष देखते रहेंगे और अपने लाभ को अधिकतम करने की दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे पास दृष्टि और लचीलापन होना ही चाहिए। आजमाइश, गलतियों, अभ्यास और कर्मचारियों की राय से ये लचीलापन पैदा किया जा सकता है और उनके गुणों का दोहन भी किया जा सकता है। तो हम सभी गलतियां करते हैं ना, तो गलतियां स्वीकार भी कर सकते हैं ना। जैसे हम चाहते हैं हमारी गलतियां भी स्वीकार कर ली जाए और फिर हमें अवसर मिले, तो कर्मचारियों की गलतियों को खुशी खुशी क्षमा कीजिए। जो 60% काम सही करता है तो बचे 40% को सुधारने का प्रयास कर सकता है ना, और ये जबरदस्त कामयाबी प्राप्त करने का एक रास्ता है। यदि आप अपनी संस्था को, अपने संगठन को, अपने प्रोजेक्ट को जिताना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी काम है विजेता टीम बनाई जाए। मिलजुल कर काम करने वाली टीम ही विजेता टीम होती है। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के प्रेरणादायी गीत की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। तो विजेता टीम बनाई कैसे जाए? ये प्रश्न विश्व भर में व्यापक शोध, दशकों के प्रयत्नों और विफलता का विषय रहा है। 5 बुनियादी सिद्धांत जिन्हें हम समाधान का सबसे अच्छा संकेत मान सकते हैं। 5 चीजें हैं कि प्रबंधन का कोई निर्देश नहीं हो सकता, दूसरों के स्थान पर हम खुद को रखकर देखें, बातचीत करें, कर्मचारियों से मेलजोल बनाकर रखें और समान रूप से त्याग करने की भावना हो।
तो ये प्रबंधन का कोई निर्देश ना हो, इसका क्या अर्थ है? कामयाब होने की किसी भी सोच को टीम के सभी सदस्यों द्वारा समझना चाहिए और इसमें सहयोग देना चाहिए। इसे कुछ यूं समझिए कि संगीत रचना के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सभी म्यूजिशियंस को अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने पड़ते हैं। उन्हें पूरी रचना के साथ साथ अपने वादन का भी ध्यान रखना पड़ता है और हर वादक के अलग अलग सुर से कर्कश शोर पैदा हो सकता है अगर ध्यान न रखें तो। नौकादल में भी तो वही तेज होता है जिसके सदस्य श्रेष्ठ तालमेल और पूरा दमखम लगाकर पतवार चलाते हो, है ना जी? क्या किसी खास खिलाड़ी को, किसी विशेष खिलाड़ी को, एक बेहतर खिलाड़ी को टीम में ना चुने जाने पर आपको हैरानी हुई है? हम्म? कभी हुआ है ऐसा? संभवतः संभवतः वो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, लेकिन टीम के भले के लिए वो अपनी प्रतिष्ठा, अपना बलिदान करने का इच्छुक ना हो। तब तब उसे टीम के लिए नहीं चुना जा सकता। तो संगठन के नेता के रूप में आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रेष्ठ कर्मचारियों के बजाय आपके पास श्रेष्ठ टीम कर्मचारी हों। फिर ये समान त्याग का क्या अर्थ है? समान त्याग का अर्थ है कि व्यवसाय के मालिक होने के नाते एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है। आप सुबह 9 से शाम 5 बजे या शाम 5 बजे से रात 9 बजे या सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं। अगर संगठन के लिए आप दिन में 16 घंटे काम करते हैं, तो आप कर्मचारियों से भी ज्यादा घंटों तक कार्य करवाने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो कर्मचारी सुनते हैं और जब आप काम करते हैं तो कर्मचारी देखते हैं। इसलिए जो भी काम करते हैं या करवाते हैं, उसके बारे में बेहद सतर्क रहना होगा। यदि व्यवसाय में काम के घंटों और परिस्थितियों के संबंध में सभी बराबर बराबर कष्ट झेल रहे हैं, तो लक्ष्य भेदने के बारे में निश्चिंत हो जाए। फिर चाहे काम हो या खेल का मैदान, हर टीम एक ऐसे परिवार की तरह होती है जिसमें पति पत्नी बच्चे होते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, परिवार एक रथ की भांति है जिसमें पति पत्नी दो पहिए होते हैं। एक पहिए के खराब होने से रथ उलट जाता है। यदि कोई पहिया धीमा हो जाए तो रथ की दिशा बदल जाती है और वो पीछे की ओर जाने लगता है, मुड़ सकता है। यदि पहिया एक ही हो तो रथ बिना आगे बढ़े एक ही स्थान पर चक्कर काटता रहता है। तो रथ खींचने वाले घोड़ों को भी समान गति से दौड़ना पड़ता है। यही मिलजुल कर काम करना होता है। कार्य करवाने के लिए समान रूप से त्याग करना होता है। और अब जरूरी बात तीसरी ये है कि कर्मचारियों से घुलना मिलना होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? कर्मचारियों और खुद के बारे में आप क्या महसूस करते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी सोच अपने बारे में सही नहीं है, तो कर्मचारियों और उनके साथ काम करने के बारे में सही सोचना एक मुश्किल काम हो सकता है। तो जब कोई कर्मचारी अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करने के लिए जरूर समय निकालिए। ऐसे मौके ढूंढने के लिए रास्तों पर चलिए। कर्मचारियों के प्रति भावनाएं धन्यवाद और मुस्कान के साथ व्यक्त करना कभी मत भूलिए। अपने पास सुनहरे शब्द और सुनहरा पेन रखिए। पीठ पीछे कर्मचारियों की प्रशंसा कीजिए और निश्चिंत रहिए, उन तक प्रशंसा अवश्य पहुंच जाएगी और भले स्वभाव के कारण आप उनके प्रिय बन जाएंगे। ग्राहकों और सहकर्मियों के प्रति ईमानदार रहने पर आप कर्मचारियों से ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ईमानदार रहिए भी और ईमानदार लगिए भी। अच्छा, ये बताइए, क्या आप अपने संगठन और कर्मचारियों के प्रति उत्साह, पहल, निष्ठा और समर्थन व्यक्त करते हैं? हम्म? यदि करते हैं तो कर्मचारी भी बदले में ऐसा करेंगे। अच्छा, क्या आप सचमुच उनसे सुझाव मांगते हैं
और कुछ सुझावों को अमल में लाने के बाद उन्हें उसका क्रेडिट और पुरस्कार देते हैं। तो याद रखिए, सकारात्मक मनोवृत्ति उच्च पद या धन से पैदा नहीं होती। सच तो यह है कि सकारात्मक मनोवृत्ति के कारण उच्च पद हासिल किया जाता है। तो मुस्कुराहट एक विश्व भाषा है जिसे सारा संसार समझता है। मुस्कुराइए, स्वयं को दूसरों के स्थान पर रखिए। टीम के हर सदस्य की अपनी समस्याएं होती हैं, तो समस्याओं को सुनने और समझने की जिम्मेदारी आपकी है। जितनी सामर्थ्य आपकी हो उनकी सामर्थ्य से समझा सुलझाने का प्रयत्न कीजिए, चाहे समस्या सुलझे या ना सुलझे, लेकिन उनके लिए प्रयास की भावना मायने रखती है। कर्मचारियों को भी तसल्ली मिलती है कि आपने उनकी सहायता के लिए पूरा प्रयास किया था। आपको बेहतर जवाबदेह होना पड़ेगा। अपने हिस्से का काम ना करने वाले को अगर आप सही काम उचित काम नहीं देंगे तो काम देना ना देना निष्फल हो जाएगा। कर्मचारी का नजरिया भी जान लेने के बाद कार्य देना आसान हो जाता है। दूसरी नहीं तो तीसरी चेतावनी के बाद उसे टीम से निकाल दीजिए। निखरो या निकलो, ये संदेश फैलाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि हर कोई अपने हिस्से का काम पूरी शक्ति से कर रहा है। सहयोगियों को उचित सम्मान दीजिए। टीम के लिए अधिक उपयोगी बनने के लिए नए नए कौशल सीखने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित कीजिए और काम को हमेशा चुनौतीपूर्ण बनाते रहिए। खिलाड़ियों यानी कि आपके कर्मचारियों कर्मचारियों का स्थान बदलते रहिए। परिवर्तन के लिए नहीं, उन्हें सजा देने के लिए भी नहीं, उनका अपमान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके खेल यानी काम करने के सही स्थान और सही साथी खिलाड़ी यानी सहकर्मी की समस्याओं से अवगत कराने के लिए ऐसा कीजिए। और पांचवी बात, सही कम्युनिकेशन कीजिए। इस बात पर गौर कीजिए कि आप हमेशा चाहते हैं कि बॉस स्पष्ट संदेश आप तक पहुंचे, सरल शब्द प्रयोग करें और शांत भाव से बात करें। क्या टीम के सदस्यों के साथ काम करते हुए आप भी ऐसे ही करते हैं? और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? क्या जानते हैं कि नॉन वर्बल ढंग से आप कितनी बातें कहते हैं या कह सकते हैं? तो जब ना करना हो तो सिर हिलाकर ना कर सकते हैं। खेद प्रकट करना हो तो आंखों से मात्र देखकर ही खेद प्रकट कर सकते हैं। और होंठ होंठ सदा मुस्कुराने के लिए। सुंदरता बढ़ाने में मुस्कुराहट सबसे सस्ता उपाय है। ये कितने ही झगड़ों को सुलझा देती है। सच्ची मुस्कुराहट दिल की एक ऐसी बूंद के समान है जो मानव से बिना घिसे यानी बिना मतभेद के काम करवा लेती है। जो सब और मुस्कुरा मुस्कान फैलाए, आपका कार्यस्थल बेहतर खूबसूरत हो जाएगा। और दिल इसका प्रयोग न जल्दी न देर से बल्कि उचित समय पर शुक्रिया अदा करने के लिए कीजिए। यदि आप दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तो अपने काम में बहुत उन्नति करेंगे और करवाएंगे भी। और गले का प्रयोग आप कब करेंगे? जब आपको पूरा विश्वास हो जाए कि टीम में से कोई है जो काम का बोझ कम उठा रहा है तो चिल्लाइए। मानव संबंध में डार्क टिकट यानी बुरे विचारों का संग्रह बहुत खराब होता है, इसलिए चुप मत बैठिए। इस बारे में कर्मचारी लंबे समय तक आपका सम्मान भी कर सकते हैं। खूब हंसिए। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे हंसने का उपहार मिला है। हंसी एक बड़ी ताकत है। हंसी उदासी, हिंसा और मूर्खता को भी भगा देती है, जीवन को जीने लायक बना देती है। इससे शक्ति मिलती है। चिकित्सा विज्ञान का भी यही कहना है। हंसी प्रकृति के द्वारा दी गई उत्तम औषधि है। तो आलोचना मत कीजिए, कोई भी इसे पसंद नहीं करता। इसके अलावा अपने काम की आलोचना भी स्वीकार मत कीजिए। खुद को काम से अलग रखकर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार कीजिए। अपने आलोचक की राय जानने का प्रयास कीजिए। शायद व्यवसायिक ईर्ष्या हो
या आपका काम टीम के सामने टीम के उद्देश्य में, वास्तविक उद्देश्य में योगदान ना दे पा रहा हो, तो याद रखिए कि किसी पर एक उंगली उठाने से आपकी 3 उंगलियां खुद आप पर उठ जाती हैं। और चेहरा खामोश, खामोश बिजली की तरह। आपके 6 वर्षीय बेटी हो या 36 वर्षीय पत्नी या 66 वर्षीय माँ, खामोश हो जाए तो क्या होगा? आपके कानों के लिए ये सबसे असहनीय शोर बन जाएगा। आप जिन बॉस, सहकर्मियों, ग्राहकों और विक्रेताओं के साथ काम करते हैं ना, ये बात उनके मामले में भी सच है। पेट यदि सेफ्टी वॉल्व ना हो तो बढ़िया प्रेशर कुकर भी बेकार हो जाता है। बहुत सी परिस्थितियों में यही उत्तम उपाय होता है। अक्सर छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है, तो उन्हें उड़ा दीजिए। उन्मुक्त और सच्ची हंसी पेट से पैदा होती है, लेकिन इस पेट को इतना मजबूत रखिए कि कोई भी आई हुई बात बस वहीं हजम हो जाए। हाजमा ठीक रहना चाहिए, बात यहाँ वहां ना निकले। पैरों से 1 मील और 1-1 इंच और चाहिए। पीटी उषा ने 1 मील को तेज दौड़कर पदक जीते थे। अपने सहकर्मी के लिए कभी कभी 1 गिलास पानी या 1 गिलास कॉफी ला सकते हैं। आप टीम के प्रिय बन सकते हैं। और कभी कभार नायक भी बनिए, हीरो भी बनिए। जब अच्छा काम करने में आपकी गर्दन में हार पड़ता है तो आपकी गर्दन तन जाती है, सर ऊंचा उठ जाता है, लेकिन प्रशंसा नम्रता पूर्वक स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपकी कामयाबी में आपके साथ के अन्य सहयोगियों का भी हाथ है। तो कर्मचारियों को ये सिखाइए, आत्मसम्मान, तत्काल शुक्रिया या सॉरी कहना, ना कहना और ना सुनना भी सिखाइए। आलोचना से सीखना सिखाइए, क्रोध पर नियंत्रण रखना सिखाइए और ईमानदार बनना सिखाइए। ऐसा करके आप साधारण लोगों को भी असाधारण कर्मचारियों में बदल सकते हैं। याद रखिए, याद रखिए कि आप कर्मचारियों का समय खरीदते हैं। जी हाँ, आप समय खरीदते हैं। इस बात को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप वर्ष की एक तिमाही में 1 लाख का सामान खरीदते हैं। आप हर वस्तु का एक कार्ड रखते हैं जिस पर प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 की औसत से 33 व्यक्तियों का हिसाब रखते हैं, तो एक तिमाही में 1 लाख रुपया हुआ। इस एक बार अगर ऐसा सोचना शुरू किया कि रुपए पैसों की तरह कर्मचारियों को भी संभाल सकते हैं, क्या आपने कभी 100 का या 500 का नोट चलाया? कहने पर भी कभी आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी जगह नया नोट लाना मुश्किल है। मगर कर्मचारियों को गलत या बिना विचारे बात कहकर उसका समय नष्ट करते समय आप ऐसा नहीं सोचते। ऐसी स्थितियों की कल्पना कीजिए जिनमें आप सैकड़ों रुपए जला रहे हैं। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि प्रबंधन बाधाओं की एक श्रृंखला है। अपने संगठन में बाधाएं खत्म करने के लिए आप कौन से प्रयास करते हैं? हुँ? शायद आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा हो, आपके कार्यालय में ऐसा हो रहा हो। अपने और कर्मचारियों के समय का प्रबंधन धन की भांति कीजिए। इस पर विचार कीजिए। कोई वस्तु खरीदते समय उसका हिसाब हम रखते हैं ना। कर्मचारियों का समय भी एक वस्तु है। सकारात्मक मनोवृत्ति से आप कर्मचारियों से ज्यादा काम करवा सकते हैं। आप कर्मचारियों का समय खरीद रहे हैं, इसलिए आपको सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है कि वे सही ढंग से काम करके कुशल बनने की बजाय सही काम करके कुशल बने। हमेशा 80-20 का नियम ध्यान रखिए, यानी 80% कार्य केवल 20% परिणाम देता है। प्रबंधक होने के नाते एक बार अपने संगठन में सही काम करके प्राथमिकता तय करने से बहुत उन्नति पाएंगे। तो निवेश किए गए समय का परिणाम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निवेश किए गए धन से आय।
संयम और अभ्यास से ये हर कर्मचारी के लिए सही तरीके से समय बांटने की कला से आ सकता है। वो अधिक से अधिक योगदान देने वाले कार्य को ही हाथ में लेते हैं। खुद का और कर्मचारी का समय खराब करने वाले तत्वों का पता लगाकर उन्हें छोड़ दीजिए या किसी और के जिम्मे डाल दीजिए। फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक जिम पार्कर ने कहा था कि हर व्यक्ति वही करता है जो उसे पसंद हो, न कि वो जो वास्तव में किया जाना चाहिए। दफ्तर में इसी प्रकार का माहौल देखने में आता है। अपने सहकर्मी से कोई कार्य करने के लिए कहिए तो उम्मीद से परे कुछ और ही आपको पता चलेगा कि उसने कुछ और किसी और तरीके से काम कर दिया है। उसने जो चाहा वही किया, जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया। कंपनियों में उचित प्रोत्साहन और मार्गदर्शन ऐसी स्थितियों से निपटने की कुंजी है। तो समय की कमी हमेशा बनी रहती है और लोग लापरवाह होकर उसे गंवाते रहते हैं। इसलिए उत्पादक होने के बजाय वे केवल व्यस्त हो जाते हैं। हम इस कहावत में छिपी अक्लमंदी पर अमल नहीं करते कि यदि मेरे पास पेड़ काटने के लिए 8 घंटे हैं तो मैं 6 घंटे कुल्हाड़ी पैनी करने में लगाता हूँ। ग्राहकों का समय भी मूल्यवान होता है। उनका समय बचाने के लिए सभी यत्न कीजिए। उनके लिए ये बात काम कम करने के दाम कम करने के बराबर ही होगी। तो कर्मचारियों और ग्राहकों का समय कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए 3 आजमाए हुए तरीके तो मैं बता सकती हूँ। एक, आत्मानुशासन से ये सुनिश्चित कीजिए कि आप और प्रत्येक कर्मचारी इस बात को समझेगा। उन्हें बताइए, उनके समक्ष आदर्श प्रस्तुत कीजिए। दूसरा, निर्णय कीजिए। असमंजस की स्थिति से समय बहुत खराब होता है। कंफ्यूज मत रहिए, ना अपने कर्मचारी को कंफ्यूजन में रखिए। तीसरा, इसे अभी कीजिए, यानी कि कार्य करने में देर मत कीजिए। बात के लिए उसे टालिए मत, पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि जो कार्य बाद के लिए टाल दिए जाते हैं वो समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो आपका और आपके कर्मचारी का समय एक अमूल्य संसाधन है। जब तक समय का प्रबंधन नहीं सीख सकते तब तक किसी भी कार्य का प्रबंधन करना मुश्किल है। ये आसान काम नहीं है, इसके लिए काफी प्रयास, काफी अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। अब बात ये आती है कि कर्मचारियों को प्रोत्साहित कैसे किया जाए। एक प्रबंधक अपने काम से उतना सफल या असफल नहीं होता जितना कि दूसरों से काम करवाने की योग्यता की वजह से होता है। एक दिन राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को कोठरी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वे केवल अपनी जिद के बारे में ही सोचने की गलती कर रहे थे। इमर्सन धकेल रहे थे और बेटा आगे से खींच रहा था, परंतु बछड़ा भी जिद पर आ गया। बछड़े को भी उनकी तरह जिद चढ़ी हुई थी। उसने टांगे अकड़ा ली और वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। एक नौकरानी ने उनकी परेशानी भाप ली। वो किताबें तो नहीं लिख सकती थी, लेकिन उसे घोड़ों और बछड़ों के बारे में इमर्सन से ज्यादा जानकारी थी। वो बछड़े की मर्जी जान गई। बहुत ही सहज मातृत्व भाव से उसने बछड़े के मुंह में अपनी अंगूठा डाल दिया। बछड़े ने अंगूठा चूसा और चूसता रहा और नौकरानी प्यार से उसे कोठरी में ले गई। क्या अभी कुछ और कहने की जरूरत है? कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको हमेशा एमबीए ही करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए ना। अपनी बुद्धि और कल्पना का प्रयोग कीजिए बस। और खुद को कर्मचारियों के स्थान पर रखिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बेहद काबिल होते हुए भी जीवन में उन्नति नहीं कर सके, और उन्हें देखकर अफसोस भी होता है कि व्यक्ति इतना काबिल है, लेकिन फिर क्यों, क्या हुआ ऐसा कि जीवन में उन्नति नहीं कर पाया, क्यों प्रगति नहीं कर पाया। इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि वो अपने सहकर्मियों के साथ मेल जोल ना बढ़ाता हो। कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है, ये उसका व्यक्तित्व कितना आकर्षित करता है, ये कोई बातें महत्व तो नहीं रखती। वो दूसरों से घुलता मिलता नहीं है तो वो अपने पेशे में ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएगा।
संगठन में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की सोचने की आदत होती है कि उसका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मुश्किल है, जबकि दूसरों का काम ज्यादा आसान है, आरामदायक है। हर संगठन में ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। ऐसे दुराग्रहों को भगाइए। दूसरों से मेलजोल ना रखने वाले कर्मचारियों को थोड़ा सा फटकारिए भी, या संभव न्यायवादी बनिए। उन्हें जायज मौका देने के बाद दृढ़ रहिए। कोई भी बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कीजिए। बातचीत न करने वाला कोई भी व्यक्ति संगठन के दीर्घकालिक हितों के लिए ठीक नहीं होता। उन्हें शुक्रिया और खेद व्यक्त करना सिखाइए। आपको इच्छित फल प्राप्त होगा। खूब खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, छोटा मोटा इनाम दीजिए। प्रतिभा दिखाने वालों की पहचान कीजिए। अपने कर्मचारियों को ना कहना भी सिखाइए। ये भी एक कला है, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारियों को बताइए कि बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ाने से आप अभी अपने ग्राहकों को ना कह दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। वही आलोचना जीवन की सच्चाई है। सभी को हमेशा खुश नहीं किया जा सकता ना। कोई ना कोई कभी ना कभी हमसे नाराज होता ही रहता है, हमारे लिए बाधा बनता ही रहता है, हमारे लिए आलोचना भी करता रहता है। आलोचना को काबू में कैसे किया जाए, ये आसान काम तो नहीं है। और अभी तुरंत इसका उत्तर दिया जाए, ये भी जरूरी नहीं है। कोशिश मत कीजिए। आलोचना को सुन लीजिए, उसे ग्रहण कीजिए, आलोचक की नजर से देखिए। कर्मचारियों को आलोचक की नजर से अपने काम को ग्रहण करना सिखाइए। सही आलोचना को स्वीकार करना सिखाइए, पर क्रोध मत कीजिए। एक नीति बनाकर इस पर अमल कीजिए। क्रोध एक ऐसा भाव है जो लंबे समय तक बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा कर देता है। इस पर नजर रखिए, क्योंकि संसार के सबसे भयंकर आग भी शुरू में अगर बुझाई जाए तो एक कप से भी बुझाई जा सकती थी, एक कप पानी से। ईमानदारी। जब मोटा लाभ हो रहा हो तो कर्मचारियों को एक बार भी बेईमान मत बनने दीजिए। ऐसे खर्चों का ध्यान रखिए जिनमें कर्मचारी बेईमानी के लिए लालायित हो। और अगर वो किसी प्रलोभन की वजह से ईमानदारी के राह से भटक गए हैं तो इसके लिए आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई गपशप नहीं, कोई कोई चुगली नहीं, कोई चुगलबाजी नहीं। गपशप एक इंसानी कमजोरी है, इसे उखाड़ फेंकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और प्रशंसा को शान से भी स्वीकार सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा काम किया है तो उसे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों को एक दूसरे की प्रशंसा करना भी सिखाइए। कर्मचारियों के बीच व्यक्तित्व विरोध हो तो उसे समाप्त कीजिए। अगर फिर भी बात ना बने तो लाइलाज कर्मचारी को निकाल बाहर कीजिए। ताकि वो आपके प्रतिस्पर्धी की नाक में दम कर सके। कर्मचारियों के परस्पर सहानुभूति आदान प्रदान करना सिखाइए। सद्भावना आदान प्रदान करना सिखाइए और प्रेम करना सिखाइए। एक दूसरे को आगे बढ़ाना सिखाइए। और दूसरी बात ये है कि कर्मचारियों के विचारों की हत्या मत कीजिए, उनके विचारों को प्रोत्साहित कीजिए। और जब कोई मूर्खतापूर्ण सुझाव दिए तो उसे तौलिए। सोचना, पूछना और करना जारी रखिए, पर विचारों की हत्या मत कीजिए। साथ ही चापलूसों को बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए, वरना एक दिन आपको बर्बाद कर देंगे। वो इतनी धूल पैदा करता है कि आपकी नजर धुंधला जाएगी। क्या समस्या होना कोई बुरी बात है? कब्रिस्तान में दफन लोगों के पास ही कोई समस्या नहीं होती। समस्याएं तो जीवन का संकेत है। अगर आपके पास समस्या ना हो तो हाथ जोड़कर ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा? मुझे कोई समस्याएं दीजिए। एक उद्यमी, एक प्रबंधक होने के नाते सहकर्मियों और कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने का काम आपका और सिर्फ आपका है। और कुछ नहीं तो आपको उनका मार्गदर्शन तो करना ही होगा, करना ही चाहिए। हर समस्या मस्तिष्क में पैदा होती है, वहीं पलती बढ़ती और कभी कभी तो वहीं सुलझ जाती है। तो क्या किया जाए? बहुत सरल सी बात। आज जीवन को जानने और इसकी समस्याओं पर विचार करके कर्मचारियों की समस्या को पूरी तरह समझकर उन्हें फौरन नहीं तो कुछ समय बाद हटाने का प्रयास कीजिए। उनके समाधान के लिए सरल विचारों की खोज कीजिए, क्योंकि याद कीजिए, विचारों के अभाव से ही समस्या पैदा होती है।
तो समस्याओं को पछाड़ने के लिए अवसरों से हाथ मिलाइए, इससे वो उड़नछू हो जाएंगी, क्योंकि समस्याएं चिंता पैदा करती हैं और कर्म चिंता का नाश करता है। इसलिए कर्म कीजिए। हर निराशा में आशा की किरण छुपी है। हर समस्या के ढेरों समाधान, ढेरों संकेत हो सकते हैं। कोलंबस वास्तव में भारत जाने के बेहतर व्यापार मार्ग को खोजने निकला, लेकिन उसने नए विश्व की खोज में ही आशा की किरण देखी। तो समस्याओं को अवसर के रूप में देखिए। रोज 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 एक विचार प्राप्त कीजिए। विचार प्राप्त करना शेव करने के समान है। तो देख लीजिए, अगर आप रोज शेव नहीं करेंगे तो कैसे दिखेंगे? बीमार दिखेंगे ना, मूर्ख भी दिख सकते हैं। तो विचार प्राप्त करना शेव करने के समान। तो रोज शेव करनी है और रोज एक नया विचार प्राप्त करना है। समस्याओं से दूर रहना है, समस्याओं से दूर रखना है और संबंध करना है मजबूत, कार्यस्थल पर भी, परिवार में भी। तो खुश रहिए, खुश रखिए। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति